सभी छोटे बड़े श्रोताओं को सुनीता भटनागर का प्यार भरा नमस्कार। ऑडियो स्टोरीज के हमारे चैनल कहानी जगत में आप सभी का स्वागत है। हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आइए आज सुनते हैं मृणाल पांडे जी द्वारा रचित कहानी बिब्बो। फैशन के लिहाज से यह बूढ़ों का वश था। खूब कसकर तकरीबन माथे के ऊपर ही मरोड़ कर बांधे गए जूड़े, नोच नोच कर बेहद पतली बना ली गई बेचारी भौहों और सुनहरी कमानी के गोल चश्मों का वश। कपड़े भी बीहड़ हो चले थे। बेमेल हथकरघे की साड़ियाँ और छींटदार ढीले ढाले ब्लाउज, चांदी के काले पड़े मैले आभूषण या झब्बा नुमा कुर्ते और तंग मोहरी के पाजामे। आंखों में सुरमा फिर फैशन में आ गया था, या फिर काजल। पिछले सालों के नीले बैंगनी लिपस्टिक और परोटों के ऊपर लगाए जाने वाले सुनहरी धानी शेडो, नकली पलकों समेत न जाने कब अपने आप गायब हो गए थे। यह फैशन का क्षेत्र भी एक बड़ा रहस्यमय इलाका है जनाब। यहाँ बिना हंडबोक के अचानक रातों रात सब बदल जाता है, ऐसे कि पहले तो आपको यकीन ही ना हो कि यह भी भला कोई फैशन है क्या। पर धीरे धीरे लगने लगता है कि भाई वाह, असली फैशन तो यही है। बाकी हम सब तो क्या नाम झक मार रहे थे, है कि नहीं। तो उस छोटे से निंदियाए शहर में भी, जहाँ हर चीज़ साल दर साल समुद्र तल की काई की तरह धीमे धीमे लहरा कर तिरती झूमती ऊँगती रहती थी, ऊंचा फैशन आधा सा एकाएक, यानी जिसे अंग्रेजी पत्रिकाओं की भाषा में कहते हैं ना, हाई फैशन। पहले 2-3 ट्रकों में अंबार लगा हुआ सामान आया, फिर गमले आए फूलों और विचित्र रंगों वाले पत्तों से चकाचक, फिर कुत्ता, फिर काकातुआ, फिर वे दोनों और अंत में बिब्बो। पति ऊंचे लंबे कद का हंसमुख दोस्तबाश इंसान लगता था। कीमती गर्म कपड़े का ढीला कुर्ता वह एक सामंती लापरवाही से धारण किए हुए। हाँ, वे लोग कपड़े पहनते नहीं थे वैसे जैसे कि बाबुओं व्यापारियों के चुस्त काट लड़के लड़कियां पहने रहते। अपने बदन के बेडौलपन और अपने संस्कारों के भोंतरेपन को और ज़्यादा उभारते हुए वे लोग अपने वस्त्र धारण करते थे, जैसे कि पारंपरिक प्रस्तर मूर्तियां मंदिरों में करती हैं। पति के गले में उत्तरीय भर नहीं था, पर तब भी कल्पना की जा सकती थी कि वह किस प्रकार उसकी तही को बाएं हाथ पर झेले हुए विराट हस्त मुद्राओं से एक कलात्मक पौरुषमय अंतरिक्ष रचता, यदि वैसे परिप्रेक्ष्य में उसकी कल्पना करो तो। पत्नी मुन्हने से जिस्म की सुंदर लड़की थी। लड़की कहना ही पड़ेगा, बावजूद उसके कसे जूड़े, नुची भवों और सुनहरी कमानी के गोल चश्मे के। उसका जबड़ा कुछ कुछ चौकोर था और एक खानदानी जिद से भरा हुआ भी, जो पीढ़ियों से अपना हुक्म बाअदब बजवाती रही हो। वैसे उसकी आवाज़ बेहद नरम और हलीम थी और उसका उच्चारण गुनगुनी अंग्रेजी ध्वनियों से पगा था। आ की मात्रा को वह हलक में घुमा कर बोलती थी और र को एक बेहद प्यारेपन से ड़ और र के बीच का हरूफ बनाकर कहती थी। एक हल्का पंजाबी कटाव उसकी अंग्रेजी के सारे परदेसीपन को फाड़ कर उसे एक प्यारी प्यारी संभ्रांत आंचलिकता के घेरे में ले आता था। वह कुछ कुछ रुक कर झटके से बोलती थी, जैसे कि सामगान किया जा रहा हो। उसके नन्हे नन्हे गुड़िया हाथ उस वक्त एक कमनीय अंतरिक्ष रचते होते। हालांकि उसकी उंगलियां लंबी कलात्मक नहीं थीं, बल्कि छोटी, चौकोर, पुष्ट और दुनियादार थीं। बिब्बो की बात और ही थी। वह उस नन्ही गुड़िया पत्नी की निजी नौकरानी के बतौर आई या लाई गई थी, और उसके नाम के अनुरूप ही उसका जिस्म और उसकी पूरी शख्सियत एक निहायत सुखद व मांसल किस्म से एक पंजाबी कतई भौतिक चाकचुक उपस्थिति थी। वह अपनी मालकिन की विगत फैशन वर्षों की वे उतरने पहने रहती थी जो लगभग कोरी ही होती, पर उनमें उसके अपने खास निजी स्पर्श थे। सब कुर्तों के गले उसने नीचे तक काट डाले थे और उसका विराट वक्ष उसके बीच सुगंधित जैली की तरह निरंतर कांपता रहता था। उसकी कमर चौड़ी, पर सुडौल कूल्हे भरे और तनिक उठे हुए थे। उसकी आंखें वीरान और चेहरा भावहीन होने के बावजूद उसकी चाल जवानी के खुमार से बोझल और लड़खड़ाती हुई थी, ऐसी कि हर किसी को लगता कि उसका सहारा दिए बगैर वह चल नहीं पाएगी। चूँकि घर के सारे बाथरूम संगमरमरी फर्श के थे, चुनाचे वह कपड़े बाहर लॉन के नल पर धोया करती थी। दुपट्टा झाड़ी में टांग कर अपनी शलवार टखनों तक चढ़ाए आस्तीन समेटे वह जब छपाक छपाक की ध्वनि में मुंगेरी चलाती, तब मोहल्ले के सारे नौकर घर के पतीले गैस पर जलती छोड़कर निकल आते थे।
वह न उनमें से किसी से बोलती न चालती। एक मस्तानी अदा से अंतिम कपड़े को पछोर खींच और झटका कर वह प्लास्टिक की बाल्टी में डालती और हाथ बढ़ाकर दुपट्टा उठा खरामा खरामा घर के भीतर दाखिल हो जाती। मोहल्ले की फुर्सती दोपहर देर तक उसके नितंबों से सटी पेंडुलम से डोलायमान होती रहती। हर रोज ठीक 11 बजे पति अपनी गाड़ी में काम पर रवाना होता और पत्नी उसे दरवाजे तक छोड़ने आती। वे अंग्रेजों की तरह चुम्मी लेकर अलविदा कहते और फिर पत्नी अपनी अटकती सी जुबान में बिब्बो को पुकारती, आदेश देती, भीतर चली जाती। बड़ा बंधा बंधाया दैनिक दस्तूर पर नमूदार होती और अपनी लड़खड़ाती मदमस्त चाल में बाजार की ओर निकल जाती। नुक्कड़ पर कपड़ों पर प्रेस करता राम नरेश धोबी अपने विविध भारती कार्यक्रम का वॉल्यूम जो ही बढ़ाता तो पता चल जाता कि वह ढाल पर उतर रही है। फिर चौरसिया पान भंडार के ठहाके अचानक ऊंचे हो जाते, पॉकेटों से कंघियां निकल आती, फुग्गे संवरने लगते, आदि आदि। धीरे धीरे उन लोगों के मित्र भी बनने लगे थे। यह शहर का संभ्रांततम पुराना इलाका था और यहाँ के सब बाशिंदे बड़े बापों की औलादें और बड़े दादाओं परदादाओं के पोते पोतियां थे। नौकरी करना जिनके लिए एक शगल था, उनके पास इतना था कि बताना गैर लाजमी हो चुका था। इन बंगलों की अपनी दुनिया थी, अपने जश्नों सैर सपाटों और अपने खफीक से मजाक या बदगुमानियाँ थीं। नई या चकाचौंध करने वाली चीज़ों से उन्हें सख्त परहेज था। इन बंगलों के आराम गाहों में पुरानी धूसर मूर्तियाँ, नायाब ब्रोकेड के पुराने सोफे, शिपेंडेल का प्राचीन फर्नीचर और अलंकरण एक समझदार उकताहट से बिखरे रहते। उनके फ्रिज रसोई घरों में थे और बड़े नामी दामी स्टीरियो यूनिट भीतर की किसी कोठरिया में। वे सब धीमे बोलते, धीमे चलते और धीमे धीमे खाते थे। उनका सब कुछ एक असल अनौत्सुक्य में भीगा भागा और एक बाल सुलभ विश्वास में मड़ा हुआ था। ऐसा बाल सुलभ विश्वास जो सिर्फ उन्हीं लोगों में होता है जिनका बचपन सतरंगी परिकथाओं की झाग में से सीधा निकला हो। दूधिया, कच्चा, पुरतासीर। पत्नी अपनी भोली भाली आवाज़ में मित्रों को प्रायः बताती थी कि बिब्बो घर के क्षेत्र में उनका एक प्रजातांत्रिक प्रयोग थी। अगर आप इंसानों की तरह उनसे पेश आएं तो कोई कारण नहीं कि नौकर हमदर्द मनुष्यों की तरह आपके घर में काम ना करें। उनकी भी वाइफ्स हैं, उनकी भी एम्बिशंस हैं। नहीं, बिब्बो वही खाती थी जो वे खाते थे, यानी मक्खन, अंडा, फल फूल, पनीर, सब। वह हर महीने अच्छे कपड़ों से लैस कराई जाती थी। उसे हर पखवाड़े अच्छा साबुन, शैम्पू और टैल्कम पाउडर दिया जाता था। उनसे वह जो चाहे करे, उसका अपना सिर दर्द है। हम उससे एक इंसानी धरातल पर पेश आना चाहते हैं, मालिक नौकर के स्तर पर नहीं, बराबरी के स्तर पर। फिर मालकिन अपनी मृदु आवाज़ और भी मृदुल संगीतमय बनाकर कहती, बिब्बो 2 नींबू पानी और प्लीज़। बिब्बो रानी एक सेक्सी रोबोट की तरह हिलती डुलती निर्विकार चेहरा लिए हुए कुछ देर बाद नमूदार होती और हाथ में एक खाली चांदी की पुश्तैनी ट्रे हिलाती हुई, निमक वाला कि चीनी वाला। उसका स्वर उसके चेहरे की तरह भावहीन होने पर भी उसके जिस्म की तरह कुछ कुछ फटा पर एक हर्राफा दृष्टिकोण से आकर्षक था। पत्नी तुरंत विनय विगलित हो मेहमानों से क्षमा मांगकर पूछती कि वे नमक वाला लेंगे या चीनी वाला। वह तो नमक लेती है, पर जैसा वे चाहें। फिर ऑर्डर दे दिया जाता और हिलती डोलती बिब्बो पर्दे पर खुशी चांदी की पुरानी घंटियां झंकार कर भीतर चली जाती। तभी पत्नी ने लोगों को यह भी बताया था कि उन्होंने पिछले शहर में बिब्बो को एक ब्यूटिशियन से ट्रेनिंग भी दिलवाई थी ताकि उसे एक और हुनर आ जाए। पढ़ने या टाइपिंग सीखने में उसकी रुचि थी नहीं, सो अब वह ऐसा फेशियल देती है त्वचा का पोर पोर जाग उठे। मेरी बाहों के बालों की थ्रेडिंग भी वही करती है। पत्नी अपनी रोमहीन सुडौल गोरी भुजा फैलाती। क्या सिर्फ स्त्रियों को ही देती है फेशियल? नहीं नहीं, क्या सुंदरता औरतों का ही हक है? आप चाहें तो। हा हा हा, मजाक छिड़ गए। पहले तुम। फिर एक जना मजाकों से बिंधा आधा मगन आधा छगन होता हुआ बिब्बो के साथ भीतर की कुठरिया में चला गया और आधे पौन घंटे बाद चमकता चेहरा लिए नमूदार हुआ। मानना पड़ेगा, है तुम्हारी मुटल्ली के हाथ में जादू। यही तो मुझे भी अचरज होता है, पत्नी चाहकी। घर के काम में तो ऐसी बेशऊर है कि यदि कुक ना होता तो हमें शायद समय से खाना भी नहीं मिलता। इतने गिलास और प्याले तोड़ती है कि हे भगवान बचाए। पर इस काम में हुनर हासिल है। अपने अपने हुनर हैं,
फिर अचानक उनके घर लोगों की आवत जावत बढ़ने लगी। इस मोहल्ले के पुरुष यूं भी 9 से 5 दफ्तर जाने वालों में नहीं थे। दफ्तर तो उनके अपने ही थे। जिन बिल्डिंगों में दफ्तर थे वे बिल्डिंगें भी उनकी अपनी ही थीं। अब अक्सर पति लंच टाइम पर आता तो पत्नी भुननाती रहती, लंच अधूरा बना पड़ा है, और बिब्बो फिर किसी को फेशियल दे रही हैं। पड़ोस का मामला था। अपने आज़ाद ख्यालों और वक्तव्यों से भरे इतने जमावड़ों के बाद गली कूचे की औरतों की तरह टोका टाकी करना भी उनके लिए संभव न था। भलमनसी की मार। वे लोग बड़े पशुपेश में थे। उधर बिब्बो की भूख का मानो अंत ही न था। सुबह वह 6 टोस्ट और 2 तले अंडे डकार जाती, साथ में 1 गिलास दूध भी। जबकि देह की तराश को लेकर सजग पति पत्नी कुड़ते हुए सिर्फ काली कॉफ़ी और टोस्ट भर लेते। और जब वह आकर लचक कर कहती, जी कल का सालन पड़ा है, मैं ले रही हूँ टोस्ट दे नाल, अच्छा, तो वे बगले झांकने लगते। दूध भी वह दिन भर पीती रहती। पत्नी को लगने लगा था कि वह फ्रिज में ताला लगा दे तो ठीक रहे। गुच्छा भर पुष्ट केला चांदी के फ्रूट बॉल में सुबह रखा होता, शाम तक एक काला सा सुकड़ा केला उसमें पड़ा रह जाता। अचार की शीशियाँ साफ हो जाती, जैम के भी वही हाल। पत्नी के मायके से मेवे के थैले आते, उनका माल भी देखते देखते आधा रह जाता। फिर खरबूजे की भूख भी चमक उठी थी। जितनी देर पत्नी कोठरिया में शास्त्रीय संगीत के स्टीरियो रिकॉर्ड लगाकर पढ़ी पढ़ी अंग्रेजी किताबें पढ़ती, उसके विदेश से आयातित ट्रांजिस्टर में तेज फिल्मी गाने लगाकर वे दोनों रसोई में ठिलठिलाते रहते। आदिम भावनाएं हैं लव। पति ने मित्रों के बीच पत्नी को फिर समझाया, वे लोग अपने को नहीं रोक सकते। कुत्तों बिल्लियों की तरह उन्हें मज़ा करने दो। शाम को खाना और उम्दा मिलेगा। उम्दा तो क्या, 4 गिलास और दोनों तोड़ डालेंगे, पत्नी ने झमक कर कहा। उसका धैर्य कोनों से फटने लगा था। उसे मालूम है कि सुबह ठीक 8 बजे मुझे पलंग में कॉफ़ी चाहिए, उसके बिना मेरा जहन काम नहीं करता। आज 9 बजे तक नहीं आई। देखने गई तो खानसामा ऑफ ऑल द पीपल कहता है मुझसे, वह भी सो रही है, वह भी उसको साथ लेकर। तो तुमने क्या किया? यह शायद उस दिलजली ने पूछा जिसका पति उस वक्त बिब्बो से मालिश करवा रहा था। मैंने वहीं खड़े खड़े लताड़ा उसे कि ऐसे बात करते हैं क्या? तभी देखती हूँ कि मलका जी आंखें मलती चली आ रही हैं। क्या वजह है बीजी? आई टेल यू, मैं तो गुस्से के मारे उल्टे पांव लौट आई। मेरी मानो तो इसे चलता करो, किसी ने सलाह दी। वही सोचती हूँ, पर आजकल फिर नौकर मिलते कहाँ हैं? उनके बिना भी तो यह तो है। गर्मियाँ बीती, जाड़े आए, पर बिब्बो के मारक जिस्म ने शॉलें नहीं ओढ़ी। हालांकि उसकी मालकिन 6,000 रुपये का पुराना पश्मीना ओढ़े हीटर के पास बैठी हू करती रहती। मक्खन, मेवे, घी की लुनाई से चिकना अपना उबले अंडे सा भावहीन चेहरा लिए बिब्बो उसके गुड़िया हाथों पैरों चेहरे की उबटनों से मालिश करती, कील मुँह से निकालती, भवें संवारती और टांगों पैरों को रोमहीन बनाती रही। जाड़े, गर्मी, बरसात, किसी मौसम का उस पर कोई असर नहीं था। उसका खमदार बदन जैसा ही मस्त रहा आया और रंगीन पटियालवी फुंदने से सजी उसकी लंबी गुत्त उसके विराट कूलों पर डोलती एक बड़े समुदाय का तन मन डोलाती रही। आजकल मैं कोशिश कर रही हूँ कि वह कुछ कढ़ाई बुनाई सीख जाए, पढ़ाई लिखाई न सही। अपनी रॉथमैन सिगरेट का कश लेकर पत्नी ने कहा। वह एक ढीला कड़ा हुआ जब्बा पहने हुए थी, जो उसकी किसी पूर्वजा के किसी नायाब कश्मीरी शॉल को काट कर सिला गया था। सिखाएगा कौन? किसी ने जिज्ञासा व्यक्त की। उन लोगों को इस तरह की चीज़ें आती ही कहाँ थी? काढ़ना, बुनना, पकाना, पर ज़रूरत थी भी नहीं। उनके लिए तो ये काम किए जाते थे सारी दुनिया में। अगर वे लोग भी अपने कपड़े खुद सीने काटने लगते तो उन भव्य सिलाई की दुकानों का क्या होता? पत्नी ने उसी किस्म की एक दुकान का नाम लिया जहां शाम को मध्यवित्त गृहिणियों और उनकी विवाह योग्य लड़कियों के लिए सिलाई कढ़ाई की क्लासें होती थीं। ड्राइवर शाम को अपने घर जाता हुआ उसे छोड़ आएगा और वापसी में वह बस ले लेगी। बस इतनी सी ही तो बात थी। पति पत्नी अपने औदार्य और अपनी स्कीम के चौक सपने पर बहुत खुश थे। उसकी साइकी को कुछ तो रचनात्मक संतोष मिलना चाहिए। पत्नी ने अपना गुड़िया हाथ लहरा कर कहा, वरना औसत हिंदुस्तानी लिबिडो छोटे शहर में ऐसी कुचली रहती है कि सिवा सेक्स के दिमाग में कुछ आता ही नहीं। फिर कुछ देर वे सब बेहद सुथरी और विद्वतापूर्ण अंग्रेजी में आम भारतीय और सेक्स पर खुली बातचीत करते रहे। वे लोग खुली बातचीतों और खुली बहसों के आदी थे, इतने कि वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि बिब्बो को उस दब्बूपने और संकीर्णता में बांध कर रखेंगे
पर इस सब सौहार्दपूर्ण खुली बातचीत के बाद जब बिब्बो को इसकी सूचना दी गई तो उसने अपने नितांत भावहीन तरीके से साफ मना कर दिया। नहीं जी, क्या करना? पर तब तुम कपड़े सिल सकोगी, उन्होंने सुझाया। बहुत है जी, फिर दर्जी तो है ही, घर में हमारा थोड़ा मरम्मत रफू का काम कर लेना। सो आप दर्जी से करा लो, बेहतर रहेगा। इतना कहकर वह कुछ हंसी थी। तुझे मशीन ले देंगे। कौन सी है डार्लिंग? वो हिंदुस्तानी वाली जो मिडिल ईस्ट को भी एक्सपोर्ट होती है। हाँ हाँ, निशा वाली। फिर तू कपड़े सीना मजे में। क्या करना जी? बिब्बो ने बातचीत को पक्का पूर्ण विराम देते हुए कहा और नल के नीचे सलाद धोने लगी। उसकी पूरी योजना गड़बड़ा गई थी। पर तू दिन भर तो खाली रहती है, फिर क्या करेगी? सोऊंगी जी, उसने उसी ऐतिहासिक भोलेपन से कहा जैसे कभी नूरजहां ने कबूतर उड़ाए थे और खानसामा को देखकर हंस पड़ी। बिब्बो एक सरदर्द होती जा रही थी। वह देर देर तक सोती, ढेरों ढेर खाना खाती, वक्त बेवक्त चीज़ों की फंकियां मारती रहती। दो एक बार मालकिन ने अपना शैम्पू और टैल्कम चुराते हुए रंगे हाथों पकड़ भी लिया। खानसामा भी उसकी सोहबत में ढीला और ढीठ होता चला जा रहा था। वह तो थी ही, उधर से इधर और भाव बताने लगी थी। जब उनका कोई मित्र आकर फेशियल को कहता तो उसे बुलाए जाने पर वह एक ढीठपने से उसे ऊपर से नीचे तक घूर कर सिर को भीतरी कमरे की तरफ झटका देती कि चलिए, और कूले मटकाती आत्मविश्वास के साथ बगैर पीछे देखे भीतर चल देती कि वह भी आ भी रहा है या नहीं। यह बात और थी कि वह अवश्य आता। ले देकर एक शाम का समय होता है और उस वक्त ये लोग आ जाते हैं। होंठ चबाती पत्नी कहती। उस वक्त उसका जबड़ा कुछ चौकोर और चेहरा तना तना हो जाता। फिर एक दिन बिब्बो के घर से खत आया जो किसी गांव के पढ़े लिखे ने बिब्बो के बाप की तरफ से लिखा था कि बिब्बो के लिए उन्हें एक लड़का मिल गया है जो फौज में है और शक्लो सूरत का भी ठीक ठाक है। बिब्बो की छोटी बहन कुक्कू सेवा में आने को तैयार है, उसकी तो जिंदगी बन जाएगी, वगैरह वगैरह। ना कुक्कू ना पुक्कू, बस इसी को भेज दो वापस। अच्छा बहाना भी है इस वक्त, पत्नी ने संतरा चूसते हुए कहा। बिब्बो उस समय बाहर कपड़े धो रही थी और पत्तियों की मेड़ के आसपास दर्जनों नौकर पतंगों की तरह मंडरा रहे थे। पर फिर तुम्हारा काम कौन करेगा? पति ने एक खैरख्वाह मित्र की तरह नरमाहट भरी दृष्टि से पत्नी का नाजुक जिस्म निहारा। कोई यहीं की बूढ़ी बाई मिल जाएगी ज्यादा पैसा देकर, तुम चिंता ना करो, सिर्फ इसे भर पैक ऑफ कर दो, वरना खानसामा इसे लेकर किसी भी दिन छोड़कर चल देगा, फिर क्या होगा? सो तो है, पति ने सोचते हुए कहा। तो एक दिन बिब्बो का बिस्तरा बंध गया। उसके 2-3 ट्रंक कार में रख दिए गए, दरी में बंधा एक अदद बिस्तरा भी। पत्नी ने उसे 1 घंटा जीवन, आदर्श विवाह की जरूरत और नारी स्वतंत्रता के बारे में समझाया, जिसके दौरान वह सिर्फ हंजी हंजी करती या उबासियां लेती रही। उसे और उसके फौजी को इस सब से करना भी क्या था? न एक बार उसने पति पत्नी को धन्यवाद दिया, न ही हर्ष या शोक जैसा कुछ व्यक्त किया। कुछ लोगों का कहना है कि टैक्सी के चलते चलते उसने पूरे पड़ोस की खिड़कियों को हाथ हिलाए और कुछ मुस्कुराई सी भी थी, पर हो सकता है कि उनकी कल्पना भर हो। कुछ दिन वे लोग बिब्बो को याद कर परस्पर हंसी मजाक करते रहे, फिर उसे भूल सा गए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मित्रों के साथ शेयर करें।